हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स से यूट्यूब चैनल। आज कुमाऊं यूनिवर्सिटी एनालिटिक ज्योमेट्री जो आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है उसका देखिए आज से जो होगी क्लास रोज चलेगी। उसका पूरा आपको सिलेबस मिलेगा। जो भी आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आपके पास दो बुकें हैं, एक तो है एनालिटिक ज्योमेट्री और जो दूसरी है उसका नाम है ग्रुप थ्योरी। जो आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ेंगे, ग्रुप थ्योरी में आप अलजेब्रा की शुरुआत करेंगे, आप फिर वहां से लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे, रिंग थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत गजब गजब चीजें आप पढ़ने वाले हैं। तो ग्रुप थ्योरी तो बहुत ही गजब का और बहुत ही मस्त सी आपकी एक बुक है। और जो आपका इस बार सेकंड सेमेस्टर जो था वो कहें तो हम घुस हो गया है। आपने जहां तक कहा सेकंड सेमेस्टर में आपने 3D की शुरुआत नहीं पढ़ी थी, मतलब आपने प्लेन के बारे में नहीं पढ़ा था और थोड़ा बहुत मेन था उसमें प्लेन और कोऑर्डिनेट सिस्टम, इनके बारे में नहीं पढ़ा था। तो कुल मिलाकर जो मैं सिलेबस अभी उठाऊंगा, जो मैं करवाऊंगा, जब मैं स्पेयर करवा रहा हूंगा तो साथ साथ में जो चीजें पुरानी होंगी जैसे प्लेन की है या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम की है वो चीजों को मैं बीच में समझाता रहूंगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आपको हमारी वीडियो में जुड़े रहना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने जितने भी दोस्त हैं आपके, जितने भी जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हैं या फिर जो एलटी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं आप उसको भेज सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एनालिटिक ज्योमेट्री के सिलेबस के बारे में बात करता हूँ। तो जो इसका सिलेबस है, आपने इसमें क्या पढ़ना है? एक तो स्पेयर पढ़ना है, स्पेयर के बारे में सीखना है, स्पेयर की इक्वेशन क्या होती है, स्पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन से क्या होते हैं। अब कभी कभी एलटी के क्वेश्चनों में 3 इक्वेशन देता है और कहता है कि कौन सी इक्वेशन स्पेयर की है, कौन सी इक्वेशन कोन की है, कौन सी इक्वेशन सिलेंडर की है। इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे तो आप लगाइए एलटी लेक्चरर में 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको दिखने को मिल ही जाएंगे, पूरा आप 3D को अगर कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेयर के बारे में कि स्पेयर है क्या, स्पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन और स्पेयर से रिलेटेड कुछ थ्योरम होंगी। फिर हम पढ़ेंगे कोन। कोन बहुत ही एक थोड़ा सा ना, मैं कहूं तो थोड़ा सा कठिन रहेगा, थोड़ा सा समझना कठिन होता है इसको, वो इतना भी दिक्कत नहीं है, हल्का सा कठिन है, बस हो गया। फिर हम पढ़ेंगे सिलेंडर, जिसको कोन समझ में आ गया उसको सिलेंडर समझ में आ गया, क्लियर हो गया। फिर हम सिलेंडर के बाद पढ़ेंगे कोनिकॉइड। और कोनिकॉइड जो आपके बीएससी जो थर्ड सेमेस्टर है, कोनिकॉइड से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2-3 क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस हो गया। आपको अगर आपने ना पास होना है मात्र एनालिटिक ज्योमेट्री में तो आप स्पेयर से पास हो सकते हैं। इतने सारे क्वेश्चन आते हैं स्पेयर से, भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के 1 महीने में हमारा जो ये सिलेबस चलेगा ये 1 महीने चलेगा और 1 महीने में मैं इसको पूरा इंड कर दूंगा। तो फिर उसके बाद ग्रुप थ्योरी हमारी चलनी शुरू हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले स्पेयर होता क्या है? तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा और चीजों को अच्छी तरीके से समझिएगा। स्पेयर होता क्या है? देखो, सबसे पहले तो जैसे स्पेयर है, स्पेयर का मतलब होता है खोखला गोला। ठीक है? भरा हुआ गोला नहीं है, खोखला गोला। जैसे हमारी बॉल हो गई और क्या कहते हैं क्रिकेट खेलने वाली बॉल होगी, टेनिस की बॉल होगी, ये सब स्पेयर के एग्जाम्पल हैं। अगर मैं कहूं तो स्पेयर जो है यह सर्कल से ही, तो जिस सर्कल तो होता है हमारे पास बिल्कुल गोल होता है कि नहीं? सर्कल का ही तो एक प्रकार से रूप ले सकते हैं हम। बहुत सारे सर्कलों से मिलकर ही तो स्पेयर बना। क्यों? अगर तुम बॉल लोगे, जैसे मेरे पास बॉल है, अभी कोई ऐसे बॉल लोगे तो ऊपर सर्कल बहुत सारे सर्कल ही तो होंगे। एक प्रकार का सर्कल का ही रूप है, अगर हम इसको कॉमन भाषा में समझना चाहें तो। अब हमने 11th में एक चीज पढ़ रखी है कि भैया सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। आज हम शुरू करेंगे स्पेयर। सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लेना जो हम शुरू करने वाले हैं, स्पेयर लिखना। एनालिटिक ज्योमेट्री में सबसे पहला आपके पास टॉपिक आता है, उसका नाम है स्पेयर। सबसे पहले आपका आता है स्पेयर। तो लिखिए फिर स्टूडेंट्स, देखिए अभी तो फिर हमने पिछले सेकंड सेमेस्टर में हमने देखो स्ट्रेट लाइन के बारे में नहीं पढ़ा था और प्लेन के बारे में नहीं पढ़ा था, स्क्यू लाइंस के बारे में नहीं पढ़ रखा था। तो जो भी चीजें अगर मान लीजिए यहाँ आती रहेंगी तो मैं उसके बारे में बताता रहूंगा आपको। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपने लिखना है स्पेयर। तो सुनिए, फिर जो कॉमन भाषा में कहूं तो स्पेयर जो है ना वह एक सर्कल का ही रूप है। बहुत सारे सर्कल मिलकर के ही तो स्पेयर बना रहे हैं। एक बार खुद हम सोचें तो सबसे यहाँ पर बोले सर्कल होगा, सर्कल के बाद ही हमारे पास क्या आया? स्पेयर आया। इतनी बात आपको समझ में आ गई है।
तो अब सुनो, फिर हमारी जो सर्कल की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। सेंटर को तो हम कभी भी सी बोलते हैं, और क्या सेंटर में मान लीजिए सेंटर है हमारे पास कोई x1, y1 है, और सर्कल जो होता है 2D फिगर होता है। अब ये 2D और 3D क्या बला है, अब 2D के बला को समझते हैं। तो देखो 2D का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन, मतलब 2 दिशाएं। अब देखो अगर कोई बिंदु कोई जमीन में है, कोई पॉइंट जमीन में है, या फिर कोई पॉइंट मेरे पास बोल्ड में ही है, तो इसके लिए ओनली 2 परपेंडिकुलर लाइन हो सकती हैं। एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसी और एक मतलब इस पॉइंट में के लिए 2 परपेंडिकुलर लाइन हो सकती है जो इंटरसेक्ट करें। इतनी बात आई नहीं समझ में। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि भैया मान लीजिए कोई जमीन में या फिर इस बोल्ड में कोई पॉइंट है, इसके लिए 3 परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करने वाली हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। किसी भी पॉइंट के लिए 2 परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वह 2D फिगर कहलाता है। अगर मान लीजिए ये पॉइंट थोड़ा सा ना यहां पर को आ जाए, जैसे यहां पर को आ जाए, यहां पर को पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट है समझो, तो इसके लिए कितनी इंटरसेक्शन लाइन होंगी, एक तो ऐसी होगी, एक तो ऐसी होगी, एक ऐसी होगी, 3 इंटरसेक्शन लाइन होगी, 3 परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन लाइनें हो गई। तो इसका मतलब मेरे पास क्या कहलाएगा, ये चीज कहलाएगी 3D फिगर कहलाएगी। आई नहीं बात समझ में, 2D और 3D क्या होता है, क्लियर। तो 2D का तो मतलब हो गया जहां पर को 2 परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट लाइनें होती हैं, और 3D का मतलब क्या होता है जहां पर को 3 परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट लाइनें होती हैं। 2D को तो हम रिप्रेजेंट से करते हैं XY प्लेन पर, और अब 3D को हम रिप्रेजेंट से करते हैं भैया XYZ प्लेन पर। और XYZ प्लेन तो अब 3D है, आसमान में तो बना नहीं सकता हूं, इसलिए मैं हम समझने के लिए इसको कैसे लिखते हैं X Y और फिर Z। ये होता है 3D प्लेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है ना। अभी मैं क्या बता रहा था कि आपको सर्कल की इक्वेशन हम कैसे निकालते थे। जो ये सब इक्वेशनें होती हैं, जैसे ध्यान से सुनना, देखो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है इसको समझना पहले। देखो अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है x1, y1, किसी सर्कल का सेंटर मेरे पास x1, y1 है, और इसके सरफेस में कोई पॉइंट है जैसे x, y है, ठीक। तो और इसमें कुछ ना कुछ रेडियस होगी पक्का, क्यों, सेंटर। देखो पहले तो सर्कल की परिभाषा समझते हैं। देखो सर्कल की परिभाषा क्या होती है, बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो किसी एक फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर होते हैं। आनी बात समझ में, जैसे ये बिंदु, ये बहुत सारे बिंदु से ही तो मिलकर बन रखा है ना। ये बहुत सारे बिंदु जो होंगे वो इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में होंगे कि नहीं होंगे, क्यों, ये होंगे कि नहीं। तो इन सभी पॉइंट्स को मिलकर के जो हमारे पास बिंदु पथ आता है, बिंदु पथ का मतलब क्या, इस बिंदु से बना हुआ ये पूरा पथ, जो ये बिंदु पथ आता है, लोकस आता है, वो मेरे पास क्या कहलाता है भैया, सर्कल कहलाता है। और हर बिंदु की जो कॉमन डिस्टेंस है, क्या है, फिक्स डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इतनी भी बात आई नहीं समझ में। अब देखो हम किसी सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने का तरीका क्या है, मान लीजिए कोई मेरे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर मेरे पास x1, y1 है, और एक मैं क्या लूंगा, एक पॉइंट ले लूंगा, इसके सरफेस पर एक पॉइंट ले लूंगा x, y, ठीक। अब देखो इसके बीच की डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस कैसे आती है, अंडर रूट क्या आता है, x माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर। देखो ये जो बीच की डिस्टेंस आई, ये किसके बराबर आई, r के बराबर आई कि नहीं आई। तो यहां पर से इसका अंडर रूट इधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया भैया, स्क्वायर हो गया। और यही मेरे पास क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाती है। आई नहीं बात समझ में, क्लियर। तो अब सुनो फिर भैया, अब मैं चले जाता हूं स्फीयर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं स्फीयर की एक परिभाषा लिखूंगा, फिर उसके बाद आगे को मैं चलूंगा। अब चलो पहले समझा ही देता हूं। देखो सर्कल में तो मैंने क्या कहा कि भैया कोई एक फिक्स बिंदु से बहुत सारे बिंदुओं की दूरी जो होगी, मतलब बहुत सारे ऐसे बिंदु भी होंगे ना जो समान दूरी पर होंगे इससे, जैसे ये बिंदु, जैसे ये फिक्स, इस फिक्स पॉइंट से इस बिंदु की जो दूरी है, जो इससे जो लोकस बन रखा है, लोकस मतलब बिंदु पथ, इसका बिंदु पथ, जैसे मैंने देखो ऐसा किया, एक यहां पर से एक रस्सी पकड़ी, जैसे देखो ये इसको ऐसे किया, एक रस्सी पकड़ी ऐसे, यहां फिक्स पॉइंट ले गया, तो यहाँ इस बिंदु से इसका पथ बनाया ऐसे, ये ऐसे करके, तो ये जो पूरा पथ बनेगा एक सर्कल ही तो आएगी नहीं। तो ऐसे ही अब क्या होता है हमारे पास स्फीयर में, कोई स्पेस में कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं क्या ले गया, यहां पर तक का कोई एक पॉइंट, जैसे यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर से मैं किसी बिंदु तक का कुछ दूरी ले गया, वहां पर से मैंने इसका लोकस बनाया।
लोकस बनाया पूरा, तो मेरे को क्या मिलेगा, स्फीयर मिलेगा। यहाँ पर को आई नहीं बात समझ में? तो लिखते हैं फिर इसमें हम परिभाषा लिखते हैं। और स्फीयर नहीं आया समझ में? तीनों डायरेक्शन हो तो 3D है, 3D में कहीं भी जा सकता है, यहाँ को भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कहीं भी वो कहीं भी घूम सकता है। जब जाके स्फीयर बन जाएगा, वो ऐसे भी घूमेगा। अब देखो यहाँ पर कोई, देखो मैंने एक बिंदु ले लिया, अब इसका लोकस बनाऊंगा, बिंदु पद बनाऊंगा, ऐसे भी बिंदु पद बन जाएगा, ऐसे भी बिंदु पद बन जाएगा, ऐसे भी बिंदु पद बन जाएगा, कहीं पर कोई बिंदु पद, तभी तो वो सर्कल बनेगा पूरा, यानी बात स्फीयर बनेगा पूरा। तो स्फीयर में आप लिखना है आपने स्फीयर, और स्फीयर इज द लोकस, और स्फीयर और बिंदु पथ को क्या बोलते हैं, लोकस। स्फीयर इज द लोकस, इज द लोकस, स्फीयर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट which of a point which moves such that its distance from a fixed point always remain constant, always remain constant, remains constant, always remain constant. The fixed point, नीचे की लाइन से लिखना, the fixed point is called center, is called center. A fixed point is called center, and constant distance is called radius, and constant distance is called distance. Constant distance is called radius of sphere, is called radius of sphere, radius of sphere. ठीक है ना, इतना लिख दो। अब फिर हम इसको समझते भी हैं क्या लिखा है हमने। अब देखो हमने क्या लिखा है, लिख लिया है, चलो अब देखो, अ स्फीयर इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या है, अभी वही जो मैं बताया था। अब देखो इस पॉइंट से इसका मैं लोकस बनाऊंगा, मतलब बिंदु पथ बनाऊंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इस बिंदु से मैं यहां पहुंच गया तब भी कांस्टेंट डिस्टेंस होगी, जितनी यहां थी उतनी ही डिस्टेंस होगी, यहां पहुंच गया तब भी उतनी ही डिस्टेंस होगी जितनी यहां थी। आई नहीं बात समझ में? ये जो फिक्स कांस्टेंट, इस फिक्स पॉइंट से जो कांस्टेंट डिस्टेंस की जो लोकस बनता है, इस जो लोकस, जो ये लोकस बनता है, यही लोकस मेरे पास क्या कहलाता है भैया, और जो फिक्स स्पेयर होगा, और जो फिक्स डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, मतलब एक जैसी होगी हमेशा। इतनी बात आई नहीं समझ में? द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, जो फिक्स पॉइंट होगा वो तो सेंटर कहलाएगा, और जो ये फिक्स डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी मेरे पास, फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ स्फीयर। आई नहीं बात समझ में? अब देखो सर्कल का सेंटर तो मैं याद रखना कभी भी सी से दर्शाऊंगा, और स्फीयर का सेंटर में किस, अब यार स्फीयर का तो फिगर में हवा में तो बना नहीं सकती, कॉपी में तो बनाना पड़ेगा, तो स्फीयर का सेंटर को मैं किससे दर्शाऊंगा, एस से दर्शाऊंगा। आई नहीं बात समझ में इतनी? तो अब लिखते हैं फिर उसके नीचे लाइन में इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब देखो फिर भैया, अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर की बात करनी है। स्फीयर 3D फिगर है, मतलब हवा में होने वाला है, तो इसका मतलब इसका सेंटर एस होगा, और जैसे ही भैया अगर वो 3D फिगर है तो उसमें 3 परपेंडिकुलर लाइन होने वाली है, तो यहां पर कोई 3D फिगर है तो कितने पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट आएंगे, एक x1 होगा इसका सेंटर, एक y1 होगा, और एक फिर मेरे पास क्या होगा, z1 होगा। ऑब्वियस सी बात है। बेलन, आपके पास ये बेलन है, ये देखिए ये सिलेंडर है, सिलेंडर भी 3D फिगर हो गया। आई नहीं बस बेलन, ठीक। अब सुनो फिर, यहां पर को आपने क्या किया, एक सर्कल बनाया ऐसे, इसके क्या
वही एक सरफेस में एक पॉइंट ले लिया x, y, z, ठीक है ना। अब इसके बीच की डिस्टेंस क्या, रेडियस को मैंने क्या बोल दिया, r बोल दिया। अब इसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया भैया, अंडर रूट x माइनस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, फिर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा r। और ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर, बराबर कितना, r का स्क्वायर। यही मेरे पास क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ स्पेयर कहलाएगी। आ गई नहीं बात समझ में इतनी, ठीक है ना। और सुनो, सेंटर x1 y1 z1 है, ये तो फिक्स होगा, बात को समझना, अभी लिखाऊंगा मैं, ये तो फिक्स होगा। r रेडियस है, मतलब फिक्स होगा ना, सेंटर तो या तो 1 2 3 होगा, कुछ ना कुछ सेंटर तो होगा, और सेंटर है तो कुछ ना कुछ होगा। परंतु जो मैंने x y z लिया है, ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट लिया है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इस पूरे सरफेस में कहीं भी हो सकता है। आई नहीं बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है, x1 y1 z1 कांस्टेंट और r भी क्या होगा, कांस्टेंट। परंतु x y z ये तो सरफेस में कहीं का भी पॉइंट लिया है, तो ये क्या होगा भैया, वेरिएबल पॉइंट होगा। इतनी बात आई नहीं समझ में। तो लिखना फिर इक्वेशन ऑफ स्फीयर में लिखना, लेट s x1 y1 z1 be the center of sphere and r be the radius of sphere, r be the radius of sphere, ठीक। लेट वी टेक माना हमने ले लिया, वी टेक x, y, z बी वेरिएबल पॉइंट इन सरफेस ऑफ स्फीयर, तब देन डिस्टेंस बिटवीन s x1 y1 z1 टू, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P, हाँ, वी टेक P पॉइंट, देन डिस्टेंस बिटवीन इतना टू P x y z इज, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी हमारे पास, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर का, तो ये अंडर रूट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा फिर हमारे पास r। और ये जो चीज़ हो जाएगी फिर हमारे पास x माइनस x1 का तो स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर z माइनस z1 का स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक, वेर x1 y1 z1 इज सेंटर एंड r इज रेडियस, ठीक है ना। क्लियर, अब आ गया ना आप लोगों को इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है, ठीक। चलो इसको मैं मिटा दूं, और इस समझने के लिए यहां पर कोई ये भी लिख देना कि भैया x1 y1 z1 कोई स्फीयर है, सेंटर तो क्या होगा, कांस्टेंट पॉइंट्स होंगे ये, आई नहीं बात समझ में, कांस्टेंट पॉइंट होंगे ये हमारे पास। और जो रेडियस r तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो कांस्टेंट होना ही है। और जो x y z होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वेरिएबल पॉइंट होंगे, क्योंकि मैंने सरफेस में पता नहीं है कौन सा पॉइंट लिया है। जो पता नहीं होता वो वेरिएबल होता है, जो फिक्स होता है वो कांस्टेंट होता है, इतना तो हम जानते ही हैं। आई नहीं बात समझ में स्टूडेंट्स। मिटा दूं, चलो फिर अब सुनो, फिर इसको थोड़ा सा ना और सॉल्व करना चाहता हूं। ये हमने मिटा दिया है, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको जैसे सॉल्व करना चाहता हूं तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक बार ध्यान से देखेंगे। देखो ये x का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 2x x1 आ गया, आई बात समझ में इतनी। फिर यहाँ पर से आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर प्लस y1 का तो स्क्वायर, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास माइनस 2y y1 आ जाएगा। फिर प्लस z का स्क्वायर, फिर प्लस
Z1 का स्क्वायर, फिर -2Z Z1 आ जाएगा, बराबर कितना हो गया, R का स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर से हो गया x स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर हो गया प्लस z का स्क्वायर हो गया। ये तो मैंने एक साथ लिख दिए, ठीक। और साथ साथ में मैंने एक चीज़ और लिखी, -2x1 x लिख दिया, और फिर यहाँ पर को लिखा, फिर मैंने -2y1 y लिखा, फिर मैंने अगला में लिख दिया -2z1 z लिख दिया। ठीक है ना। और जो चीज़ें बची हैं फिर मैंने यहाँ लिखी, प्लस x1 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस y1 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस z1 का स्क्वायर लिख दिया, बराबर कितना हो गया, r का स्क्वायर। ठीक है ना इतना। तो यहाँ पर से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना आ गया, जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पर से आ गया -2x1 x -2y1 y -2z1 z, और ये चीज़ मैंने उधर साइड भेज दी। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, ये चीज़ अभी इधर साइड नहीं, इसको r को मैं इधर साइड लेके आया, सबसे बढ़िया, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, बराबर कितना हो गया, 0। इतनी भी बात ठीक है ना। अब सुनो फिर, अब क्वेश्चनों को कभी भी मैं इस फॉर्म में नहीं बनाऊंगा, एक दो क्वेश्चन ही बनाऊंगा पहले पहले नॉर्मल हल्के हल्के, परंतु जो असली जो स्फीयर की इक्वेशन आने वाली है, जो जनरल इक्वेशन होती है, जो सामान्य सी होती है, जो सबके लिए होती है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, तब देन जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर कैन बी रिटन एज जो जनरल है भैया, जो जनरल है सबके लिए, जनरल का मतलब जो सबके लिए, जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, देखो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस, अब देखो कैसे लिखूंगा मैं, 2ux से लिखूंगा। हाँ, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है ना, कुछ और नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, प्लस 2vy, अभी मैं बताऊंगा मैंने लिखा क्या क्या है, प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू कितना, 0। आई नहीं बात समझ में, ठीक। पहले इतना लिखो फिर बताते हैं आप, इतना लिखिए पहले पूरा। यही याद रखनी भी है, हाँ आपने यही याद रखनी भी है, यही होने वाला है। तब जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर कैन बी रिटन एज, इतना सारा अभी में बहुत चीज़ें यहाँ से आने वाली हैं, हाँ, और क्वेश्चन सभी इसी से बनेंगे, ठीक है ना। चलो अब मैं ना इस इक्वेशन का सेंटर, देखो डी कुछ और है, हाँ, अब मैं इस इक्वेशन का सेंटर भी निकालता हूँ और इसका रेडियस भी निकालता हूं। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखना, इसको हमने क्या दिया है, मिटा, तो सुनना फिर अब, हाँ सुनो, ये तो हो गया भैया एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई का स्क्वायर हो गया प्लस जेड का स्क्वायर हो गया प्लस 2ux हो गया प्लस 2vy हो गया प्लस 2wz हो गया, ठीक, इतना तो है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सुनो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो मैंने u का स्क्वायर जोड़ दिया, फिर v का स्क्वायर जोड़ दिया, फिर प्लस v का स्क्वायर इधर भी जोड़ दिया, बराबर, ठीक है ना। अब मैं इधर भी u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु मैं d को उधर साइड लेके आऊं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का d हो जाएगा, ठीक। तो ये जो चीज बन गई, ये चीज बन गई x प्लस u का होल ऑफ स्क्वायर, क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस 2ux प्लस u का स्क्वायर, x प्लस u का स्क्वायर, फिर प्लस x y प्लस ये y 2vy v स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, x प्लस y प्लस v का स्क्वायर, y प्लस v का स्क्वायर, फिर प्लस z प्लस w का स्क्वायर, बराबर ये जो होगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा भैया, r कहलाएगा। अभी देखते रहना, हाँ मैं क्या क्या जो लिख रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास आया वो क्या आया फिर आपके पास, सो ये r का स्क्वायर होता है, देखना भी। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ ux माइनस माइनस यू का होल ऑफ स्क्वायर, फिर क्या लिख सकता हूँ, प्लस y माइनस माइनस वी का होल ऑफ स्क्वायर, अभी सब समझ में आएगा आप लोगों को, z माइनस माइनस डब्ल्यू का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कितना, r का स्क्वायर। तो आपने क्या कहा फिर यहाँ पर से, वेर माइनस यू माइनस वी
माइनस डब्ल्यू इज सेंटर। ये तो क्या होंगे हमारे पास, सेंटर होंगे। एंड आर बराबर कितना भैया, आर स्क्वायर बराबर क्या, यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस डी इज रेडियस, इज रेडियस। ठीक, अब देखो इक्वेशन थी मेरे पास। अब देखो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा जो स्पेयर का होगा वो लगभग ऐसा ही होगा। ध्यान से देखो, ये थी इक्वेशन मेरे पास। इसका जो सेंटर आएगा, इसका जो सेंटर आया, इसी का सेंटर जो आया वो क्या आया, माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। ठीक है ना। और जो इसका जो रेडियस आया वो क्या आया, आर का स्क्वायर। इस यू का स्क्वायर करोगे जो आपके पास यू आया होगा, वी का स्क्वायर करोगे, डब्ल्यू का स्क्वायर करोगे और जनरल इक्वेशन स्पेयर में डी दिया होगा, सबसे डी को घटा दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। इतनी बात ठीक है ना, क्लियर है ना। अब बात को ध्यान से सुनो। तो आर बराबर क्या हो जाएगा भैया, अंडर रूट प्लस माइनस, रेडियस तो प्लस ही होती है, माइनस तो होना है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का वी का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस का डी। ठीक, अब और सुनो फिर आगे को। अगर मान लिया जाए, देखो अगर मान लिया जाए ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी एक जीरो से छोटा आ जाता है, मतलब निगेटिव आ जाता है। अगर निगेटिव आ जाएगा तो जो आर होगा अंडर रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा। अगर आर अंडर रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में। तो ऐसा इफ अगर ये मेरे पास यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी जीरो से छोटा आता है, मतलब क्या आता है भैया, मीन्स निगेटिव आता है। तो इसका मतलब जो आपको मिला तब देन जो आपके पास स्पेयर होगा, देन स्पेयर इज स्यूडो स्पेयर कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं वर्चुअल स्पेयर, वर्चुअल स्पेयर क्या बोलते हैं, वर्चुअल स्पेयर या फिर सूडो स्पेयर। और इसको क्या बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, सूडो स्पेयर। इसको हम लिखते हैं PSEUDO, सूडो स्पेयर। आई नहीं बात समझ में। अगर ये निगेटिव हो जाएगा ना तो ये इमेजिनरी आ जाएगा, इमेजिनरी आएगा तो वर्चुअल स्पेयर। वर्चुअल का मतलब आभासी, हमको लगेगा खाली वो स्पेयर है पर होगा नहीं, वो आभासी, वही तो होता है, आभासी प्रतिबिंब हम पढ़ते भी हैं। तो लिखना फिर इसके बाद, चलो पहले इतना लिखो फिर आगे को मैं लिखा दूंगा। चलो भैया, तो इसके आगे को लिख देना फिर भैया, तब मैं अच्छे से लिखता हूँ। तब देन स्पेयर इज स्यूडो स्पेयर। इसको PSEUDO लिखते हैं, हाँ, स्यूडो स्पेयर और वर्चुअल स्पेयर, और या फिर क्या, वर्चुअल स्पेयर। ये लो भैया, आई नहीं बात समझ में। अब यहां पर से ना आप हम LT का पेपर दे रहे हैं या फिर लेक्चरर का पेपर दे रहे हैं, तो यहां पर से क्वेश्चन आ सकता है कि भैया स्यूडो स्पेयर होता कब है या फिर वर्चुअल स्पेयर होता कब है, कब, जब यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस डी जो होता है वो जीरो से क्या होता है, छोटा होता है, स्यूडो स्पेयर होता है। आई नहीं बात समझ में। अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा ना, तो उसमें सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे आपको। अब देखो कभी भी, अब देखो सुनना, इतना लिख दिया, लिखो आराम से लिखो। लिख दिया है, मिटा दूं, चलो फिर अब मैंने इसको क्या कर दिया, मिटा दिया। तो सुनो,
देखो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है आपके पास, ये है, ठीक है ना। याद रखो कि कभी भी इसमें जो सेंटर होता है वो क्या होता है हमारे पास, -u -v -w, मतलब जो ये अभी चलो क्वेश्चन में ही बताऊंगा, जो इसका जो रेडियस होता है वो हमारे पास क्या होती है, रेडियस जो होती है वो कितनी होती है, r बराबर कितना होता है, √u² प्लस v² प्लस w² माइनस का d। क्लियर है ना। अब ध्यान से सुनना एक चीज मेरी बात को, कभी भी स्फीयर की इक्वेशन के लिए 3 कंडीशनें होती हैं। नंबर 1, आपके पास भैया सेकंड डिग्री की इक्वेशन होनी चाहिए, सेकंड डिग्री की इक्वेशन होनी चाहिए, है ना, सेकंड डिग्री की इक्वेशन, बात सही है। दूसरा, x² y² z² का कोफिशिएंट एक ही जैसा होना चाहिए, या तो इन तीनों का कोफिशिएंट मतलब गुणांक, जो इनके आगे गुणांक कांस्टेंट जो गुणा हुआ है, या तो एक ही होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 3 ही होना चाहिए, मतलब x² का गुणांक y² का गुणांक z² का गुणांक एक ही जैसा होना चाहिए। आई नहीं बात समझ में। दूसरी चीज, और तीसरी चीज, x इंटू वाई का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। देखो ये x इंटू वाई का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। आई नहीं बात समझ में। नोट करना चाहते हो आप नोट कर सकते हैं। 3 चीजें हैं, हम एक बार और बता रहे हैं, x² y² z² के जो कोफिशिएंट होते हैं एक जैसे होने चाहिए। x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो होनी चाहिए सेकंड डिग्री की इक्वेशन होनी चाहिए। क्लियर है ना, फिर क्लियर। तो सुनो फिर मैं एक नोट लिखता हूं, नोट नंबर 1 एक क्वेश्चन लिखता हूं। इफ, नोट लिखा, इफ सेंटर इज ओरिजिन तब देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगा वो क्या होगा आपके पास, जब इफ सेंटर इज ओरिजिन, अगर आपके पास सेंटर ओरिजिन है, सेंटर क्या है आपके पास, ओरिजिन है, तब इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगा, ओरिजिन है तो 0 0 0, और इक्वेशन ऑफ स्फीयर के लिए एक इसके सरफेस में पॉइंट लोगे x, y, कुछ ना कुछ इसकी रेडियस भी होगी। तो आपके पास इफ सेंटर इज ओरिजिन है तब जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है वो क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस निकालो, √x - 0 का स्क्वायर मतलब x², क्यों, प्लस y² प्लस z² बराबर r। तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी x² y² z² बराबर r का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी लिखो। और एक चीज और देखो, एक चीज और समझ लो साथ साथ में, देखो जो ये u v w d है क्या है, कितने कांस्टेंट तो है ना, सेंटर आ रहा है, u से सेंटर आ रहा है, v से सेंटर आ रहा है, w से, तो इसका मतलब कांस्टेंट है, d भी कांस्टेंट है। तो स्फीयर की इक्वेशन में कितने कांस्टेंट होते हैं, याद रखोगे कितने, 4 कांस्टेंट होते हैं। अगर मेरे को ना किसी इक्वेशन की मेरे से कुछ कह देगा कि इक्वेशन की स्फीयर की इक्वेशन निकालो, तो 4 कांस्टेंट हैं तो 4 कंडीशनें भी आएंगी, जितने कांस्टेंट उतने कंडीशन है, समझ रहे हो नहीं। अगर मान लिया जाए ना, पहले इसको लिखो फिर बताता हूं, ये याद रखना, जितने कांस्टेंट उतनी कंडीशन है, याद रखोगे। मिटा चले, चलो अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो जैसे ना मैंने एक चीज कही, ये आना भी चाहिए। देखो मान लीजिए मैंने एक चीज कह दिया, x प्लस वाई बराबर कितना कह दिया, 2 कह दिया। देखो अगर तुम यहां से अभी x और y की वैल्यू निकालोगे ना तो इनफाइनाइट्स आ जाएंगी। कैसे, अगर x की जगह तुम 1 भी रख सकते हो, y की जगह कितना रख सकते हो आप 1 रख सकते हो, तो फिर भी 2 आ गया। x की जगह अब कितना रख सकते हो, 3 रख सकते हो, y की जगह कितना रख सकते हो, -1, तब भी 2 आ गया। तो यहां से x और y की अगर यूनिक वैल्यू निकालनी है तो 2 वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, 2 इक्वेशन होनी चाहिए। याद रखोगे, जितने अगर तुमको यूनिक आंसर निकालना है तो ना, जितने कांस्टेंट उतनी इक्वेशन है, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन है। इस टाइप का कंडीशन को आप याद रखना। अब सुनो, अगर मान लिया जाए कोई इक्वेशन है मेरे पास, ये इसमें कितने कांस्टेंट हैं, 1 2 3 4, तो मेरे को यूनिक अगर इक्वेशन निकालनी है तो कितनी कंडीशनें होंगी मेरे पास, 4 कंडीशनें होंगी। जैसे मान लिया जाए स्फीयर 4 पॉइंट से पास हो रहा होगा, या फिर स्फीयर कुछ ना कुछ 4 कंडीशनें लेकर के आएगा। इतनी भी बात ठीक है ना।
चलो फिर अब मैं आगे बढ़ता हूँ चलो भाई कुछ क्वेश्चन से करते हैं या फिर चलो पहले एक चीज़ और कर लेते हैं। सुनो, मान लिया जाए इफ़, अब लिखना इफ़, चलो पहले एक हेडिंग ही लिखो या फिर इसको मैं कल लिखाऊंगा, एक क्वेश्चन करा लेते हैं, पहले क्वेश्चन से समझ भी लेते हैं ना। चलो लिखो फिर एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बाद में कराऊंगा इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर whose center is, उसका जो सेंटर है वो है हमारे पास 2, -3, 4 एंड रेडियस इज 5। तो इसकी मेरे को इक्वेशन निकालनी है। सॉल्यूशन तो सुनो फिर, चल पड़े। तो एक स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जिसका रेडियस 5 हो, और भैया देखो मैंने बार बार कहा था रेडियस और सेंटर हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो इक्वेशन निकालनी होगी तो भैया मैं एक कोई सा पॉइंट ले लूंगा, कहाँ, सरफेस पर कोई पॉइंट ले लूंगा, x, y, z ले लिया मैंने। तो इक्वेशन जो आएगी, इक्वेशन कुछ और नहीं, ये क्या होती है भैया, सेंटर से किसी वेरिएबल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही इक्वेशन होती है। तो यहां पर से कितना आ जाएगा, x - 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z -4 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25। क्यों, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर से देखो कितनी अच्छी चीज आने वाली है, एक माइनस आ जाएगा, नहीं प्लस आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2x आ जाएगा, क्लियर है ना, -4x आएगा, सॉरी -4x आएगा, ठीक। फिर प्लस आ जाएगा y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3y आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा z का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 z हो जाएगा, बराबर कितना हो गया फिर भैया 25 हो गया। आई नहीं बात समझ में? तो इसमें थोड़ा सा लिख भी देना, हाँ, क्या गिवन सेंटर इज इतना, रेडियस इज इतना, देन एंड वी टेक, लिखाऊं मैं, ये लिख लोगे वो तो हो जाएगा नॉर्मल सा, इतना कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन वैसे भी आते भी नहीं है। तो सुनो फिर ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस z का स्क्वायर हो जाएगा, बच गया कितना, -4x बच गया, फिर कितना बच गया, फिर +6y हो जाएगा, फिर प्लस बच गया, फिर कितना -8z हो जाएगा। मैंने ये सही गुणा कर रखा है ना, बता देना हाँ मेरे को, कहीं गलत तो नहीं हो रखा है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो बराबर क्या बचा है फिर मेरे पास है, कहाँ ये 9, हाँ, तो वो नहीं फॉर्मूला लगाते हैं, मैं कह रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पर को आप बचा क्या फिर तुम्हारे पास, देखो ये तो 25 हो जाएगा, और बच गया फिर ये -4 हो गया, माइनस का कितना 9 हो गया, और फिर माइनस का कितना हो गया, फिर ये 16 हो गया, ऐसा ही तो है ना। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास, x का तो स्क्वायर हो गया, एक मिनट इसको मिटा ही दो, हाँ अब ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सुनो फिर, इसको मैंने मिटा दिया, सुनो फिर अब देखो, इतना लिखो, आंसर 1 गया तुम्हारा, या फिर इसको समेट लो। चलो पहले समेट लो, कैसे, देखो जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें समेटूंगा मैं, क्या होती है, x² y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d = 0 होती है नहीं हो। तो चलो फिर ये तो x² हो गया, ठीक है, ये प्लस y का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये प्लस z का स्क्वायर हो गया, ठीक है, बच गया कितना -4x, फिर बचा कितना +6y, फिर हाँ मैंने उधर साइड नहीं, इधर साइड लाते हैं वो, तो यहाँ से वही मैं अभी, हाँ मैं यही माइंड में भी सोच रहा था, सब इधर लाते हैं ना, +d होता है, तो ये सब इधर आ गया। तो देखो ये तो हो गया 25, 16 में 9 जोड़ा 25, 25 से 25 गया, बच गया कितना प्लस का 4, बराबर कितना हो गया 0। ये है तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखो, अभी इसी इक्वेशन को देख करके आपने क्या बताना है, ध्यान से सुनना, इसी इक्वेशन को देख करके आपने सेंटर बताना है। सेंटर क्या होता है, -u -v -w सेंटर होता है। हाँ अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, और देखो सेंटर बताना आपने, तो देखो कैसे होगा फिर भैया, देखो इक्वेशन होती है x² होती है, y² होगा, फिर प्लस क्या लिखोगे आप, z² लिखोगे, फिर माइनस लिखोगे। अब देखना, फिर प्लस 2ux होती है ना, तो आपने क्या लिखा, माइनस लिख दिया। देखो
इस 4 को के लिए मैंने 2 गुणा भी कर दिया, 2 मैंने क्या कर दिया भाग भी दे दिया, तो यहां पर से तो बच गया 2 2 2 फिर x बच गया। आई नहीं बात समझ में? तो ये हो गया ये इतना, फिर कितना आ जाएगा फिर प्लस, यहां पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास 2 हो गया, फिर आपके पास कितना आ जाएगा 2, इसके भाग में 3 गुणी 2, 3 गुणी 2 लिख दिया इसको। बात तो एक ही होगी ना। नहीं मैं अब मान लीजिए अभी मेरे को यही क्वेश्चन दिया है, उसने मेरे से कह दिया अभी मेरे को ना ये क्वेश्चन दिया, अभी देखो ये आंसर आया मेरा, ये मिटा दिया मैंने। अब उसने क्या करा, मेरे को ये क्वेश्चन दिया है, अब वो कह रहा है इसका सेंटर भी बताओ कह रहा है, इसका रेडियस भी बताओ कह रहा है। अब तो अभी मेरे पास क्या है कि d बराबर तो 4 मेरे को क्लियर पता है, पर मुझे u v w अभी पता नहीं है, तो मैं u v w कैसे लिखता हूं ना, देखो एक्स स्क्वायर लिखा प्लस वाई स्क्वायर लिखा प्लस जेड स्क्वायर लिखा, तो अब देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो -2 गुणा 2 लिख सकता हूं, तो सुनना फिर प्लस लिखा 2 माइनस 2 एक्स लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर प्लस 2 गुणा 3 गुणा वाई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर प्लस 2 गुणा -4 गुणा जेड लिख दिया, प्लस 4 बराबर कितना लिख दिया 0 लिख दिया। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ux, तो u की जगह भी कितना आया -2, v की जगह कितना आया 3 2by, फिर u v w की जगह कितना आया -4। आई नहीं बात समझ, परंतु जो सेंटर होता है वो क्या होता है फिर आपके पास -u -v -w, तो सेंटर क्या हो जाएगा 2 -3 और फिर कितना आपके पास 4। आई नहीं बात समझ में, यही तो सेंटर दिया था हमको। अब इसका जो रेडियस होता है r बराबर वो क्या होता है अंडररूट u का स्क्वायर मतलब कितना 4, v का स्क्वायर मतलब कितना 9, फिर प्लस w का स्क्वायर मतलब कितना 16, फिर कितना होता है आपके पास u का स्क्वायर, फिर कितना होता है माइनस प्लस d, ये माइनस d होता है, सॉरी माइनस d, क्यों ये r बराबर कितना होता है अंडररूट u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर माइनस d होता है, माइनस d होता है 4 से 4 गया, ये कितना r बराबर कुल मिला के मेरे पास कितना आया 5 आ गया। आई नहीं बात समझ में, ऐसे करते हैं भैया कोई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में आपने पहले तो इसको 2ux 2vy 2wz ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर वहां से आपने u v w निकाल देने पड़ेंगे ऐसे। तो ये थी आज के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके जितने भी फ्रेंड पढ़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।